हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं एक आपके सामने लेकर आया हूं स्मॉल कैप मल्टी बैगर आइडिया। तो वैसे मैं स्मॉल कैप के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि टाइम कुछ ऐसा है जहां पर स्मॉल कैप में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और मेरे काफी जानने वाले लोग इस चीज को कहते भी हैं, विवेक कोई स्मॉल कैप में अगर कोई अच्छी चीज समझ में आए तो प्लीज बताना उसको। तो मैं एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर आइडिया है ये, और मल्टी बैगर मीन्स 10 टाइम्स से अगर कम होता है तो उसको मल्टी बैगर कहना समझ में नहीं आता। तो ये 10 गुने वाला ही शेयर है। मैं सारी चीजें इसकी डिस्कस करने वाला हूं। जैसे पहले मैं हमेशा करता हूं कि बिजनेस क्या है, बैलेंस शीट क्या कहती है और उसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं अभी, और ये कंपनी अपने आप में एक मल्टी बैगर आइडिया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर करने में कुछ चीजें अच्छी ही होती हैं, उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाती है। अगर नॉलेज दो रीजन से कि एक तो काम करने के लिए टाइम नहीं होता, और अगर टाइम होता है तो शायद उतनी समझ नहीं होती। तो दोनों ही चीजों में उनको हेल्प होती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड का बिजनेस क्या है, सबसे पहले यहां चले जाते हैं। तो इसके मेन बिजनेसेस में ये प्लास्टिक के काफी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती है। जैसे अगर हम इसकी मेन वेबसाइट पर ही एक बार अगर चले जाते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से जैसे ये बल्क कंटेनर होते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज में आते हैं, और फिल्म्स होती हैं, और ये हमारे कंपोजिट सिलेंडर्स हैं प्लास्टिक के बेसिकली, और ये एलपीजी के लिए इन्होंने निकाले हुए हैं। तो ये एक नया रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है कि आगे चल के ये हमारे जो नॉर्मल स्टील वाले हमारे सिलेंडर्स होते हैं शायद उनको रिप्लेस कर पाए काफी हद तक, क्योंकि ये इस चीज को क्लेम करते हैं कि ये हर तरीके से स्टील वाले लोहे वाले सिलेंडर से ज्यादा बेटर है। अब इससे अलग इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के लिए भी ये बनाते हैं चीजें, और यहाँ पर पाइप्स वगैरह बनाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं, और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे गाड़ी की पेट्रोल टैंक्स होते हैं, डीजल टैंक्स होते हैं, एंड फर्नीचर्स और डस्टबिन वगैरह एंड अदर मटेरियल्स। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, देखो ये सारे प्रोडक्ट्स का इंडिया में आगे चलने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ का स्कोप है। वो कैसे, मैं दो तीन का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे डस्टबिन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सड़क पर कूड़ा इसलिए फेंका जाता है क्योंकि हमें आसपास डस्टबिन नजर नहीं आता। तो डस्टबिन की कितनी रिक्वायरमेंट है पूरे इंडिया में, हम इस चीज को समझ सकते हैं। प्लास्टिक के फर्नीचर की बात यह है कि जैसे जैसे हम रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है ना, तो सबसे पहले गरीब इंसान प्लास्टिक के फर्नीचर से ही शुरुआत करता है, और प्लास्टिक का फर्नीचर गरीब तो खरीदता ही है, इवन जो जिनका अच्छा बजट होता है वो भी अलग अलग जगह पर यूज करने के लिए प्लास्टिक के फर्नीचर को यूज करते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स में भी प्लास्टिक का फर्नीचर और यूज होता है। और अगर हम कैफेटेरियाज की बात करें, जैसे फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके जो जहां पर लंच करते हैं लोग, वहां पर प्लास्टिक के ही फर्नीचर्स जनरली यूज होते हैं। तो इसका अच्छा खासा स्कोप है। अब इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की बात करें तो इसमें जो बड़े कंटेनर्स हैं या छोटे कंटेनर्स हैं, अब जैसे पेंट है, पेंट इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है अभी इंडिया में, और पर कैपिटा पेंट का कंजप्शन इंडिया में वर्ल्ड में लोएस्ट में से एक है। तो जैसे जैसे पेंट कंजप्शन बढ़ेगा तो उसके फिर पेंट के लिए जो बकेट्स आती हैं पेंट की, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसमें भी अच्छा बड़ा स्कोप है। अगर बात करते हैं कि गाड़ियों के डीजल टैंक की या पेट्रोल टैंक की, तो इंडिया में पर कैपिटा जो हमारा गाड़ियां हैं वो 2.8% है, यानी कि 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ 28 व्हीकल्स हैं, फोर व्हीलर्स इसमें काउंट होते हैं, और इसमें हमारे ट्रक्स वगैरह भी काउंट होते हैं, लेकिन टू व्हीलर्स काउंट नहीं होते। यूएस में ये नंबर 850 के आसपास है। तो यहां से मैनीफोल्ड हमें आगे बढ़ना है, यहां से बहुत स्कोप है। तो सारे ही प्रोडक्ट्स आगे चल के अच्छे से ग्रोथ है इसकी। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में हम तीन चार चीजें देखते हैं। देखो, ये फैक्ट्री है सबसे पहले तो, और फैक्ट्री के केस में बुक वैल्यू का भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट मार्केट प्राइस इज 38, बुक वैल्यू है 80 रुपीज, तो 50% से भी नीचे पर ट्रेड कर रही है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ये क्योंकि फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के केस में ये उस तरह का कोई ब्रांड नहीं है जैसे नेस्ले हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर
हो गया, डाबर हो गया कि इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 40, 50, 60% मिल जाएगी, तो ये एक रीजनेबल है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें 51% अपने पास रख के बैठे हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 नहीं है, लेकिन 49% रीजनेबल है फैक्ट्रीज के केस में। अब इसके साथ में जहां पर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर और डेट टू इक्विटी रेशियो में, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें बाकी P&L स्टेटमेंट से या बैलेंस शीट से अगर हमारी सेट ऑफ हो जाती हैं तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसकी सेल्स 782 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ हो गई है। ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी फिगर है, और जो ये ग्रोथ है ना, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ये कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है यहाँ पर। इट्स ए ग्रेट ग्रोथ कंसिस्टेंटली। नेट प्रॉफिट 69 करोड़ से बढ़ के 203 करोड़ एंड 169 करोड़, तो ये भी कंसिस्टेंटली 3 टाइम्स हुआ है नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ रहा है, क्या ये हमारा कैश फ्लो में पहुंच रहा है? यस, कैश फ्लो में सारा का सारा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये माल बेचते जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पैसा कंपनीज की बुक्स में नहीं आ रहा है, बैंक में नहीं आ रहा है, सारा पैसा रिसीव हो रहा है। सो दैट इज ए ग्रेट स्टोरी अगेन। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स को 504 करोड़ से बढ़ाकर 1300 करोड़ तक कर लिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर लिया है। रिजर्व को 474 करोड़ से बढ़ाकर 1792 करोड़ कर लिया है। तो ये सारी फिगर्स अच्छी हैं। जहां तक बोरोइंग की बात है तो 320 करोड़ से बढ़ के 890 करोड़ हुई है, वो एक बात है। लेकिन अगर हम यहां से बात करें जो 2013 से है, 2013 में 825 करोड़ का इनके ऊपर लोन था और अभी भी लगभग उतना ही है। जबकि रिजर्व की बात करें तो 809 करोड़ से बढ़ के 1792 करोड़ हो गई है, यानी कि पिछले 7 साल में बैलेंस शीट की सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। अच्छा, आरओसी की बात करें तो वो भी मेंटेन्ड है, 16% के आसपास मेंटेन्ड है इनका। इस साल इनका कम हुआ है क्योंकि पैंडेमिक था, हमें पता है मार्च क्वार्टर के रिजल्ट ने चीजों को थोड़ा सा हैम्पर किया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग इनकी स्टेबल है, बल्कि पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्च क्वार्टर में इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ी है प्रमोटर्स की, जो एक अच्छा साइन है। यानी कि जब पैंडेमिक के दौरान प्राइस नीचे आए हैं तो प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी परचेज की है। एफआईआई ने उतनी ही हिस्सेदारी बेच दी है जितनी प्रमोटर्स ने परचेज की है, और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी सी बढ़ी है। दैट इज ओके, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर पब्लिक में भी बात करें तो एंटी एशियन डिस्कवरी इंडिया फंड, इसके पास 21% में से 7% हिस्सेदारी है। तो नेट तो जो जनरल पब्लिक है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 14% हिस्सेदारी है, जो एक अच्छी फिगर है। तो बैलेंस शीट भी इस चीज पे खरी उतरती है। इवन जो वैल्यूएशंस हैं बहुत सस्ते हैं, पीई रेशो इज 7 एंड बुक वैल्यू आधे से भी कम पर ट्रेड कर रहा है ये। अब बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट के केस में देखो, जब इसकी गिरावट शुरू हुई थी, गिरावट से पहले इसका प्राइस था 231। अब 231 का अगर प्राइस था तो ये प्राइस था हमारा जनवरी 18 में, एंड जनवरी 18 इज द टाइम जब से मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट शुरू हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले ये कंपनी कंसिस्टेंटली शेयर प्राइसेस का ग्रो कर रहा था, और इसके गिरने का जो रीजन स्टार्ट हुआ था वो जनरल मिड कैप और स्मॉल कैप में जनरल गिरावट से शुरू हुआ था, यानी कि कंपनी स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कंपनी का शेयर जनरल मार्केट के साथ नीचे आता है और इंडिविजुअल नीचे नहीं आता है तो वो एक अपने आप में अच्छी बात होती है। अब 234 से गिरते हुए ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 36 रुपए पे। तो अगर ये शेयर वापस से ऊपर वापस सेम 234, 235, 36 पे चला जाता है तो 8 गुना ये शेयर यहां से होता है। और 8 गुने पर भी क्यों रुकेगा, क्योंकि आज तक तो रुका नहीं है। अच्छा, बात करते हैं सपोर्ट की कि ये किस लेवल पर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो देखो यहां पर ये सेम ही लेवल है, जो सेम ही रेंज है जब से ये 2008 की गिरावट के बाद था। तो यहां से अच्छा 2008 से लेकर अब तक जो मार्केट में इसकी ग्रोथ हुई है, जो नेट प्रॉफिट में रेवेन्यू की और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है, दैट इज अमेजिंग। 782 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ इसका बिजनेस हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी 69 करोड़ से बढ़ के 169 करोड़ है। इस क्वार्टर की मार्च के ईयर में जो मार्च क्वार्टर की नेट प्रॉफिट है उसकी वजह से और अभी की वजह से दिक्कत है, अदरवाइज पिछले साल तक 203 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। तो ये अच्छी खासी ग्रोथ है। हर तरीके से ये शेयर एक मल्टी बैगर बनने की सिचुएशन में है। अगर हम एकदम से शॉर्ट टर्म की भी बात करें, वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर आ जाएं,
तो यहां पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना तो हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर एक्यूमुलेशन है, हैवी वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन है, फिर लो वॉल्यूम के साथ नीचे आता है, रिट्रेसमेंट होती है, फिर हैवी वॉल्यूम के साथ फिर से बाइंग आती है, फिर रिट्रेसमेंट होती है, फिर हैवी वॉल्यूम के साथ फिर से बाइंग आती है, फिर रिट्रेसमेंट होती है। और ये वाली जो रिट्रेसमेंट है करंट वाली, ये फिर से मार्केट के साथ है। मार्केट में फिर से रिट्रेसमेंट आई है, टॉप बनाया था निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने अभी 15-20 दिन पहले, तो तब से ये नीचे आया, दैट्स ओके। अभी ये यहाँ पर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट पर ट्रेड भी कर रहा है और मल्टी बैगर आइडिया, कोई टेक्निकल आइडिया नहीं है। यहां से अगर ये 10 गुने के लिए रखना है ना, तो मैं बहुत बार मल्टी बैगर आइडियाज लेकर नहीं आता हूं स्मॉल कैप में खासतौर से, लेकिन ये साफ साफ अच्छा नजर आता है। तो ये मेरा एक आइडिया है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को लगातार देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।